हम घास खाएंगे लेकिन एटमी पावर बनेंगे। ये अल्फाज हैं जुल्फकार अली भुट्टो के। कोई जितनी मर्जी हम पर पाबंदियां लगा दे, हम एटम बम बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये अल्फाज हैं जनरल जियाउल हक के। कोई हमें जो मर्जी कहता रहे और हमें जितनी मर्जी पाबंदियां लगाने की धमकियां देता रहे, हम एटम बम जो है वो लाजमी बनाएंगे और हम लाजमी एटमी धमाके करेंगे। ये अल्फाज हैं मोहम्मद नवाज शरीफ के। रूखी सूखी खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, ये अल्फाज हैं पाकिस्तानी अवाम के। नाज़रीन, जब भी 28 में आता है तो ये सवाल जो है ये गूंज उठता है कि पाकिस्तान को एटमी ताकत किसने बनाया था। ये सवाल जो है हर जबान ज़द-ए-आम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस सवाल से पर्दा उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को एटमी ताकत जो है वो किसने बनाया था। तो इसके लिए हमें माजी के झरोकों में जाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं 1956 से, जब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद रखी गई और पाकिस्तान ने सोच लिया किसी हद तक कि पाकिस्तान जो है एटमी पावर जो है वो बनेगा और एटम बम जो है वो बनाएगा। सोच जो है वो 1956 में शुरू हुई और इसका बाकायदा आगाज जो है 1972 में किया गया, जब इसकी कमान जंग से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अब्दुल सलाम को सौंपी गई और उनके जिम्मे लगाया गया कि वो एटम बम बनाए। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इस पर काम शुरू किया और कुछ अरसे काम किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम चूंकि कादियानी थे और पाकिस्तान में एक एक्ट पास हुआ कि कादियानी जो है वो काफिर है और आईने पाकिस्तान के मुताबिक कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है इस काज से थोड़ा सा पीछे हट गए और वो एटम बम बनाने के मुखालिफ बन गए। यूं नेदरलैंड में काम करने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जुल्फकार अली भुट्टो को खत लिखते हैं और अपनी खिदमात उनके सुपुर्द करते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो जो है उनकी खिदमात को कबूल करते हैं और वो 1974 में एटॉमिक पावर की बागडोर संभालते हैं। और यूं पाकिस्तान ने 1978 में अपना एटम बम बना लिया और 1983 में कोल्ड टेस्ट भी कर लिया और 1985 में पाकिस्तान ने मिसाइल डिलीवरी कैपेबिलिटी भी हासिल कर ली। यानी इससे पहले पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया था, लेकिन वहां और किसी भी मुल्क पर अगर इसको फेंकना हो तो मिसाइल डिलीवरी कैपेबिलिटी जो है वो चाहिए होती है। तो पाकिस्तान ने 1985 में वो भी हासिल कर ली। यानी 1985 तक पाकिस्तान जो है फुल एटमी ताकत जो है वो बन चुका था। 11 मई 1998 को खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इंडिया राजस्थान के इलाके में 3 एटमी धमाके करता है। राजस्थान के इलाका में पोखरान, जो कि पाकिस्तानी सरहद से सिर्फ 50 मील की दूरी पर है, वहां इंडिया अपने 3 धमाके करता है और पूरी दुनिया में एक खौफ की लहर दौड़ जाती है कि इंडिया अपना एटॉमिक पावर जो है वो शो कर देता है और पाकिस्तान की सरहद के करीब वो 3 धमाके करता है। और ये खबर जो है ये पूरी दुनिया में बिजली की तरह जो है वो दौड़ती है और बिजली की तरह जो है ये हर तरफ फैल जाती है। जब ये खबर पाकिस्तानी वजीर आजम को मिलती है तो वो काजाकिस्तान के दौरे पर होते हैं और जब वो ये सुनते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तानी सरहद के करीब 3 एटमी धमाके कर दिए हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मुल्क वापस आते हैं तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी ये मुतालबा किया जाता है कि अब बारी है पाकिस्तान की, अब धमाके करने हैं पाकिस्तान ने। यूं पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा बढ़ता जाता है कि अब पाकिस्तान अगर वाकई एटमी ताकत है तो पाकिस्तान अपना शो करे कि पाकिस्तान की एटमी ताकत है और इंडिया का मुंह जो है वो बंद कराए। इसी तरह इंडिया के धमाके करते ही पूरी दुनिया वो जाग उठती है और इंडिया पर मुख्तलिफ तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर देती है। कई मुमालिक इंडिया से अपने सफीर को वापस बुला लेते हैं, कई मुमालिक इंडिया की इमदाद पर बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि जापान में मुजाहिरे होने लगते हैं क्योंकि जापान इस एटमी पावर से पहले गुजर चुका है, इस एटमी ताकत के संगीन नताई पहले भुगत चुका है। जापान न सिर्फ अपना सफीर बुलाता है बल्कि पूरे जापान में मुजाहिरे होने लगते हैं कि इंडिया ने धमाके क्यों किए। इंडिया जो है फिर भी बाज नहीं आता और 2 दिन बाद इंडिया 2 और धमाके कर देता है। यूं इंडिया के धमाकों की तादाद जो है वो 5 हो जाती है और रफ्ता रफ्ता जो है वो दुनिया भूलने लग जाती है कि इंडिया ने इतना बड़ा इकदाम उठाया। उधर पाकिस्तान में भी अवाम की तरफ से ये मुतालबा शदीद तर होता जा रहा होता है कि पाकिस्तान जो है वो अब एटमी धमाके करे और ये नारा जो है हर जबान ज़द-ए-आम हो जाता है कि रूखी सूखी खाएंगे एटम बम बनाएंगे। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ से नवाज शरीफ साहब से ये मुतालबा किया जाता है कि अब पाकिस्तान जो है वो एटमी धमाके करे। अब वक्त आ गया है, अब ये ठीक वक्त है कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और बताया जाए कि सिर्फ उनके पास एटम बम नहीं है बल्कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है और इंडिया जो है वो ताकि कोई भी आइंदा ओछी हरकत न करे।
उधर से इंडिया के जो वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने एटमी धमाके किए। वो वोट भी इसी की बेस पर लेके आए थे और पाकिस्तान को धमकी देने लगे कि आप एटम बम जो है वो गिराकर दिखाएं, आप एटमी पावर जो है वो बनकर दिखाएं। तो ये उनकी धमकियां जो है वो भी पाकिस्तान को देने लगे और इस तरह ये जो मामलात हैं वो संगीन नताइज इख्तियार कर गए। तो बिलाखिर वो वक्त आ गया जब पाकिस्तान ने असूली तौर पर यह फैसला कर लिया कि पाकिस्तान भी अब एटमी धमाके करेगा और ये खबर अमेरिका तक पहुंच गई। अमेरिकन सदर बिल क्लिंटन 27 मई को वजीर आजम नवाज शरीफ को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप ये एटमी धमाके ना करें। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि अगर आप भारत को नहीं रोक सके एटमी धमाके करने से तो पाकिस्तान को क्यों रोकते हैं। पहले तो बड़े प्यार से बिल क्लिंटन कहते हैं और पाकिस्तान को कई ऑफर्स देते हैं कि पाकिस्तान को $5 अरब दिए जाएंगे, इसी के साथ साथ पाकिस्तानी मईशत जो है वो ठीक कर दी जाएगी। पाकिस्तान को दीगर भी बहुत सारी ऑफर्स दी जाती हैं। जब वजीर आजम नवाज शरीफ नहीं मानते और कहते हैं कि अब बॉल मेरे कोर्ट में नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम का ये फैसला और पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो एटमी धमाके करे, तो नवाज शरीफ कहते हैं अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद तफसीलात में लिखा होता है कि बिल क्लिंटन जो है वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, पाकिस्तान की मिन्नतें करते हैं कि पाकिस्तान जो है ये एटमी धमाके न करे, क्योंकि इससे दुनिया जो है वो किसी और से चली जाएगी। क्योंकि इससे पहले जो है इंडिया एटमी धमाके कर चुका है, फिर पाकिस्तान करेगा और ताकत का जो है एक नया तवाजुन जो है वो खड़ा हो जाएगा और एक नया मसला जो है वो खड़ा हो जाएगा। इसी तरह दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं शायद वो भी ये जुर्रत करने लग जाएं, तो इससे दुनिया के अमन को खतरा हो सकता है। तो पाकिस्तान अमेरिकन सदर के सामने एक शर्त रखते हैं, अगर आप भी हमारी ये शर्त कबूल कर लेते हैं तो हम इससे पीछे हट जाएंगे। लेकिन वो शर्त जो थी वो अमेरिका के लिए शायद मौजूद न थी। पाकिस्तान ने ये शर्त रखी कि अगर इंडिया अपने जितने भी एटमी हथियार हैं वो तल्फ कर दे, उनको जाया कर दे, तो पाकिस्तान इस बारे में सोच सकता है। लेकिन ये अमेरिका के लिए बिल्कुल ही ठीक न था और वजीर आजम नवाज शरीफ ये कहकर कॉल बंद कर दिया। आधे घंटे की ये कॉल चलती रही जो कि मुज़ाकरात करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब न हुए और बिलाखिर 28 मई वो दिन था जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए। 3:16 का वक्त था जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में चाकी के मकाम पर 5 एटमी धमाके किए। भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 5 ही एटमी धमाके किए गए और पाकिस्तान जो है दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी पावर बन गया। और ये मामला अभी रुका नहीं, पाकिस्तान ने 30 मई को एक छठा धमाका किया, यानी इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में पाकिस्तान की जानिब से 6 एटमी धमाके किए गए और पाकिस्तान जो है खित्ते में साबित कर दिया कि पाकिस्तान भी एटमी ताकत है। और ये धमाके करने की देरी थी कि हर तरफ फजा में ये सदाएं बुलंद उठी कि नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। यही वजह है कि इस दिन को यौम तकबीर कहा जाता है। ये दिन जो है ये पूरी दुनिया में आज भी याद रखा जाता है जब पाकिस्तान ने खुद को साबित किया कि पाकिस्तान भी एटमी ताकत है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी मुश्किलें थमी न थी। पाकिस्तान ने एटमी धमाके तो कर दिए, पूरी दुनिया की जानिब से इसकी मजम्मतों का सिलसिला शुरू हो गया। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने शुरू कर दी, यहाँ तक कि पाकिस्तान के दोस्त चीन की जानिब से भी इसकी मजम्मत की गई। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो उस वक्त बहुत ही कमजोर फील करने लगा। लेकिन पाकिस्तान के जो चंद दोस्त हैं उन्होंने उस वक्त बहुत मदद की, जिनमें तुर्किया, सऊदी अरेबिया और ईरान शामिल हैं। पाकिस्तान में उस वक्त हालत ये थी कि पाकिस्तान पर उस वक्त $32 अरब कर्जा था, लेकिन पाकिस्तान के जो ज़खायर थे वो $1 अरब 26 करोड़ थे। यानी पाकिस्तान की हालात जो है वो बहुत नाजुक थे और ऊपर से अमेरिका की जानिब से पाबंदियां लगा रही थी और IMF से पाकिस्तान को कर्जा चाहिए था और IMF अमेरिका के कहने के अलावा किसी को भी कर्जा नहीं देता। तो बहुत मुश्किल हालात जो थे वो उस वक्त आ गए थे। लेकिन पाकिस्तानी कौम उस वक्त यकजा हो गई और पाकिस्तानी कौम ने कहा कि हम एक वक्त की रोटी खा लेंगे लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी ऐलान किया कि अगर पाकिस्तानी कौम एक वक्त की रोटी खाएगी तो मेरे बच्चे भी एक वक्त का खाना खाएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने वजीर आजम सेक्रेटरीट को खैरबाद कह दिया और वजीर आजम को दी जाने वाली मर्सिडीज जो है वो भी उन्होंने वापस कर दी और यूं कफायत शारी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ और सारी कौम जो है वो यकजा हो गई। फिर पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान की मदद की और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ट्रैक पर आते रहे। पाकिस्तानी मईशत तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पर आ गई और फिर ये 28 मई का दिन जो है वो यौम तकबीर के नाम से मनाया जाता है और अक्सर पाकिस्तान में इस दिन को
छुट्टी होती है, क्योंकि ये अहद का दिन है जब कौम इकट्ठी हो गई थी और इकट्ठे होने पे जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था। ये दिन इंडिया के लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि इंडिया ने इस खित्ते में जो एक बर्तरी दिखाई थी, पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके कर दिए। अब सवाल फिर वही है कि ये आखिर एटमी धमाके किए किसने और इसका क्रेडिट जो है वो किसको जाता है, आखिर किसका इतना ज्यादा किरदार है कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने ये एटमी पावर जो है पाकिस्तान को बनाया और एटमी ताकत का जो सिलसिला है, एटमी पावर बनाने का जो सिलसिला है, एटम बम बनाने का जो सिलसिला है वो उन्होंने शुरू किया। जुल्फकार अली भुट्टो जो है ये जनरल अयूब खान को भी कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान जो है वो एटम बम बनाए, लेकिन जनरल अयूब खान जो है वो इसमें कुछ ज्यादा सीरियस नजर नहीं आए। लेकिन जब जुल्फकार अली भुट्टो खुद इक्तदार में आए तो उन्होंने पाकिस्तान को एटमी पावर बना दिया। इसी के साथ साथ जनरल जियाउल हक के दौर में भी ये सिलसिला चलता रहा और जनरल जियाउल हक ने जो है वो ये काम जारी रखा। उन पर भी बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई जाती रही, उनको धमकियां दी जाती रही, लेकिन वो कहते थे कि अगर कोई भी आपको कुछ कहे तो आपने उनकी नहीं सुननी बल्कि आपने एटम बम बनाते रहना है। यानी इसका किरदार जो है वो जनरल जियाउल हक को भी जाता है। लेकिन जो इसका असल क्रेडिट है मेरे ख्याल में वो नवाज शरीफ को इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने एटमी धमाके किए। एटमी पावर तो पाकिस्तान 1985 में मुकम्मल तौर पर बन चुका था। जनरल जियाउल हक ने इसलिए एटमी धमाके नहीं किए क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से इमदाद आ रही थी, रूस और अमेरिका की जंग हो रही थी, तो पाकिस्तान उस वक्त एटमी धमाके करता तो शायद पाकिस्तान की इमदाद जो है वो बंद हो जाती। तो पाकिस्तान ने इमदाद लेने के लिए जो है उस वक्त एटमी धमाके नहीं किए। लेकिन नवाज शरीफ ने एक मुश्किल वक्त में ये फैसला किया जब पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगने का डर था, लेकिन नवाज शरीफ ने उस वक्त पाकिस्तानी अवाम के मुतालबे पर ये एटमी धमाके किए। तो इसका जो क्रेडिट है वो जुल्फकार अली भुट्टो को भी जाता है, जनरल जियाउल हक को भी जाता है और नवाज शरीफ को भी जाता है। यहाँ बहुत सारे लोगों की जानिब से ये भी कहा जाता है कि ये धमाके नवाज शरीफ की जानिब से नहीं किए गए बल्कि शायद पाकिस्तान आर्मी की जानिब से किए गए या किसी और की जानिब से किए गए। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी और नवाज शरीफ उस वक्त एक पेज पर थे जब ये एटमी धमाके किए गए। यकीनन बाद में उनमें इख्तिलाफात हो गए। जनरल जहांगीर करामत जो थे वो उस वक्त आर्मी चीफ थे और उसके बाद जो है परवेज मुशर्रफ आए, तो उस वक्त जो है पाकिस्तान की जो आर्मी है और बाद में नवाज शरीफ है उनमें इख्तिलाफात हो गए और मुल्क में मार्शल लॉ भी लगा। लेकिन जब ये एटमी धमाके किए गए क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का ये भरपूर मुतालबा था, तो उस वक्त फौज और जो पॉलिटिकल हमारी क़यादत है वो उस वक्त एक ही पेज पे, न सिर्फ हुकूमत और फौज जो है बल्कि अपोजिशन जमातें जो है वो भी एक ही पेज पर आ गए, जिनमें काजी हुसैन अहमद थे, इमरान खान थे, बेनजीर भुट्टो थी। ये सब मिलके इनको क्रेडिट जाता है कि उस वक्त एक कौम बन के इन्होंने एटमी धमाके किए और इंडिया को जो है वो नाके चने चपाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेजबान आफ्ताब शराद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।